हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। आज हमारी एनसीईआरटी सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो चैप्टर है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, DSSS की कर रहे हो, केवीएस एनवीएस किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्लस एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, और आज की जो क्लास है डे 13 है। इससे पहले 12 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो वो वीडियोस पे आप जरूर देखें। और आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि डे 13 है आज, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स रेस्पायर कैसे करते हैं, एनिमल्स रेस्पायर कैसे करते हैं, ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या, है ना। रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन को आसान भाषा में समझे तो देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में ना काफी बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो एक और चीज आपको बता दूं, ब्रीदिंग अलग चीज है, ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि ब्रीदिंग जो है वही रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग अलग चीज है, रेस्पिरेशन अलग चीज है। चलो पहले इसी को देख लेते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या। देखो, जो आप सांस ले रहे हो, आपने गैसेस इनहेल की, जो आपने इनहेल किया और जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, ठीक है, वो क्या है? वो है हमारी ब्रीदिंग। जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं उसको हम कह रहे हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है, और ये एक फिजिकल प्रोसेस है, आउटसाइड द बॉडी हो रही है। तो ब्रीदिंग जो है ये कैसी प्रोसेस है? एक फिजिकल प्रोसेस है। जबकि जो रेस्पिरेशन है ये कैसी प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है, जो हमारे सेल के अंदर होती है। हमारी बॉडी में हमें पता है काफी सारे सेल्स है, तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है हमारे सेल के अंदर होती है। सेल में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है सेल के अंदर हो रही है। और सेल में भी कौन सी ऑर्गेनल में होती है? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, ये प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी से रिलीज हो जाती है। ठीक है, एक्सहेल के दौरान इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग प्रोसेस एक फिजिकल प्रोसेस है, आउटसाइड द बॉडी हो रही है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वो जस्ट एक ब्रीदिंग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हो रही है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन है केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? इट इन्वॉल्व्स इनहेल एंड एक्सहेल एयर। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? इट इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन लंग्स, लंग्स के थ्रू हो रही है। और रेस्पिरेशन जो है सेल के अंदर हो रही है। एंड ब्रीदिंग में नो एनर्जी इज रिलीज, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, बस हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसे हम ब्रीदिंग कह रहे हैं। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आई होप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्रीदिंग अलग चीज है, रेस्पिरेशन अलग चीज है। क्लियर? अब रेस्पिरेशन पे चलते हैं, रेस्पिरेशन डिटेल डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच फूड, जो ग्लूकोज है, इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर बॉडी एक्टिविटीज। तो रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सेल के अंदर होती है, जहां पे क्या होता है, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म इन द एनर्जी। अभी बताया आपको, जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इसमें रिलीज होगी। और ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है
इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, मतलब जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, एनर्जी के साथ साथ सम अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ लिखी, तो सम अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होता है, रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें पता है प्लांट्स क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज होती है, ना कि हीट एब्जॉर्ब होती है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, फूड जो है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में रिलीज होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, सम अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पे रिलीज होती है। और ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये डिटेल में देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो हो रहा है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये जो प्रोसेस हो रही है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एन से याद रखना आपकी, नो ऑक्सीजन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यस, यहाँ पे नहीं होती। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या रिलीज होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, बट एंड अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होता है ऑफ कोर्स, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है। एंड यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन ना अगेन दो तरह का होता है, इन डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। टू टाइप्स की एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, अभी के लिए ये देख लो कि एक में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह का होता है ना, एक जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी उसमें लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, और जो सेकंड वाली एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लैक्टिक एसिड मसल, मतलब ये जो लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारे मसल्स में होता है, और जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होगा तो ये अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अभी आगे बताऊंगी, अभी इतना समझ लीजिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी ना दो तरह की होती है। कौन से दो तरह की है वो अभी आगे डिस्कस करूंगी डिटेल में। एक में लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, सेकंड में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है। सेल हमने पढ़ा है ना, सेल मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, इस तरह से सेल होता है, सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बीच में यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल यहाँ डीएनए जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और सेल ऑर्गेनल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस यहाँ सेल के अंदर जो प्रेजेंट है, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज जो हो रही हैं सेल की, मतलब ऑर्गेनल्स की जो एक्टिविटीज हो रही है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। और इसमें ये कहा गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में हो रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स में होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में, बैक्टीरिया में, हमारे मसल सेल्स में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है थोड़ी स्लो है, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस फास्ट होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है एरोबिक रेस्पिरेशन का नॉर्मल ब्रीदिंग। जब हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेस हो रही है वो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब हमारे मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट की जो फर्मेंटेशन है वो भी एग्जांपल किसका है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का है, ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, क्लियर। अब
तीन तरह मतलब दो तरह की रेस्पिरेशन हमने देखी। एक हमने देखी एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हमने देखी एनारोबिक रेस्पिरेशन। और मैंने आपको कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, दो एग्जांपल्स होते हैं। एक होता है ईस्ट में। जब ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ये क्या होगा, ग्लूकोज जो है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में, हमारे मसल सेल्स में हो रही है, मसल्स में हो रही है, तो ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। एंड उसकी वजह से हम फास्ट फास्ट ऑक्सीजन लेते हैं। बट जो हमारी बॉडी है, हमारे जो सेल्स हैं, वहां पे जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती, जब वहां ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, और वहां पे वो जो ग्लूकोज है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो प्रोसेस है ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, और ये लैक्टिक एसिड बना देता है। उसी जब ये लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाएगा हमारे मसल्स में, तो हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। और उसके साथ साथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस है एरोबिक रेस्पिरेशन की। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। और ये दोनों प्रोसेस एब्सेंस में हो रही है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ग्लूकोज अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जब ईस्ट में होगी ये रेस्पिरेशन, और जब हमारे मसल सेल्स में हो रही है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा। ठीक है, अब मैं ना आपको इस स्लाइड पर लेके चलती हूँ। एक वो स्लाइड थी, एक मिनट। हाँ, ये अभी डिटेल में करेंगे टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक है अल्कोहलिक, अभी बता देती हूँ। एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो ईस्ट में हो रही है ना, मैंने आपको ये बताया कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो दो तरह की होती है। तो जब वो ईस्ट में होती है, ईस्ट के अंदर होती है, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट हमें पता है कि आप ब्रेड वगैरह या भटूरे खाते होंगे, उसमें हम अपने डो को फ्लफी बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, ईस्ट ऐड करते हैं। जब हम उसमें ईस्ट ऐड कर रहे हैं ना, तो वहां जो फर्मेंटेशन हो रही है उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो जो आटा मतलब वो जो डो हमारा फ्लफी हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फ्लफी होता है। ठीक है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ हो रही है, ईस्ट में हो रही है। अकर इन ईस्ट एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, glucose break down into ethanol and carbon dioxide, and it also release small amount of energy. This is called alcoholic fermentation. जो second fermentation है that is lactic acid fermentation, जो हमारे muscle cells में होता है। It occurs in human muscle cell during heavy exercise when oxygen is insufficient. Glucose break down into lactic acid, release small amount of energy. It causes muscle cramp or fatigue. इसकी इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो इक्वेशंस हैं, दो टाइप के एनारोबिक रेस्पिरेशन है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक और टॉपिक है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। आपके एनसीईआरटी में ये टेबल दिया हुआ है, देखो ग्लूकोज जो है इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये हमारा है ग्लूकोज, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा पाइरूवेट में, और ये जो पाइरूवेट है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि पाइरूवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, तो पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो पाइरूवेट है इसके पास 3 रास्ते हैं, ये क्या करेगा, 3 रास्तों से होकर जाएगा। एक रास्ता है पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जाएगा। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, मतलब ग्लूकोज पहले पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, और ये पाइरूवेट फिर जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये दो प्रोसेस होंगी। जब ये ईस्ट में जाएगा तो ईस्ट में ये कन्वर्ट होगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये जो इथेनॉल है यहाँ पे ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके अलावा जो सेकंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। जब मसल सेल्स में होगी तो मसल सेल में एक चीज क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा, एंड दिस इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो सबसे पहले ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर ये पाइरूवेट जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और जब ये पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ईस्ट में जाएगा, इन ईस्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट गिव्स इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी।
और मसल सेल्स में ये हमें लैक्टिक एसिड देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीजें सेम वही हैं, बार बार रिपीट हो रही है। ये जस्ट मैंने एक डायग्राम दिया है आपकी एनसीईआरटी से वो समझाने के लिए। ये यही प्रोसेस है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, पहले यहाँ पे क्या हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये जो दो एग्जांपल हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के हैं। ये है ईस्ट की जो फर्मेंटेशन हो रही है ये वो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये क्या है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो दो एग्जांपल है एनारोबिक रेस्पिरेशन के हैं, और ये जो एग्जांपल है एरोबिक रेस्पिरेशन का है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स द एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी हमारे मसल सेल्स में तो क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, तो एंड प्रोडक्ट क्या था, लैक्टिक एसिड बन रहा था। लैक्टिक एसिड प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, कौन सा कथन सांस लेने, ब्रीदिंग और श्वसन के बीच सही अंतर बताता है। तो बोथ आर सेम प्रोसेस, के दोनों ही सेम प्रोसेस है, जी नहीं, दोनों सेपरेट प्रोसेस है। ब्रीदिंग रिलीज एनर्जी वाइल रेस्पिरेशन डज नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। सी है, breathing is physical process, respiration is biochemical process, and this is true. ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, आउटसाइड द बॉडी हो रही है, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं जिसमें, और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, सेल के अंदर होती है जहां एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन लंग्स इज नॉट ट्रू, हमारे हर सेल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्पिरेशन, श्वसन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। फर्स्ट है एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, की एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो नॉट ट्रू बताया है कि सही नहीं है, तो ये तो सही है। रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन इज ऑलवेज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन हमेशा जरूरी होता है, जी नहीं, हमें पता है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वहां तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मतलब वहां वो प्रोसेस तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये कहना कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इज नॉट ट्रू, बिकॉज हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और यही हमारा आंसर है। हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये सही नहीं है। अब ये तो हो गया कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने देख लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह का है, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक में है सेकंड था जो हमारे मसल में फर्मेंटेशन हो रही थी। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब हो रही थी तो वहां पे क्या रिलीज हो रहा था, अल्कोहल रिलीज हो रहा था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था। देखो यहाँ पे अल्कोहल रिलीज होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होगी, और जब मसल्स में होगी ये प्रोसेस तो लैक्टिक एसिड रिलीज होगा। ठीक है, जिसे हम कह रहे थे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये तो हमने देख लिया कि क्या है रेस्पिरेशन, कितने टाइप की रेस्पिरेशन है और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम किस तरह से हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन मतलब यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है बॉडी से। मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट है। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे हमारा नोज है, नोज के अंदर जो कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। इसके नीचे यहाँ पे फेरिंक्स है और ये है लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। फेरिंक्स है, फिर लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद ये एक ट्यूब है जिसमें इस तरह से रिंग्स बनी हुई हैं, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है हमारा ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप के बाद यहाँ पे आपको दो लंग्स दिख रही हैं हमारी, लेफ्ट लंग, राइट लंग, एंड लंग्स के अंदर यहाँ पे ये जो है दिस इज कॉल्ड ब्रोंकस। ये क्या है, ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस है, ये राइट ब्रोंकस है। ब्रोंकस के आगे फिर इस तरह से सब पार्ट्स, इस तरह से पतली पतली ब्रांचेस निकली हुई हैं जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के एंड में यहाँ पे जैसे ये डायग्राम देखिए, ब्रोंक्यूल के एंड में ना यहाँ एल्वुलाई प्रेजेंट है। एल्वुलाई क्या है करेगा, यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एल्वुलाई कहाँ प्रेजेंट है,
ब्रोंक्यूल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे इस तरह से डायफ्राम प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। तो ये तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मतलब मेन पार्ट्स हो गए। कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं? नेजल कैविटी, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रैकिया है जैसे विंड पाइप कह रहे हैं। उसके बाद कहाँ गया मेरा पेन? ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, हाँ ये लंग्स है। लंग्स के बाद लंग्स में के अंदर यहाँ पे ब्रोंकस प्रेजेंट है। ब्रोंकस के अंदर इस तरह से सब पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं। ब्रोंक्यूल्स के सराउंडिंग में इस तरह से एल्वियोलाई प्रेजेंट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब नोज क्या कर रहा है? हमारे नोज क्या काम करता है? इट फिल्टर डस्ट, वार्म्स एंड मॉइस्चर, एयर को मॉइस्ट करता है। ट्रैकिया, नोज क्या कर रहा है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। ट्रैकिया क्या कर रहा है? पैसेज ऑफ एयर टू लंग, जो एयर, जो नेजल जो एयर है जो पास हुई है हमारे नेजल कैविटी के थ्रू, वो कहाँ चली गई? ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है? पैसेज ऑफ एयर टू लंग्स। अब ये जो एयर है लंग्स में चली जाएगी ट्रैकिया के थ्रू। उसके बाद ब्रोंकस में आएंगे। ब्रोंकस क्या करेगा? कैरी एयर इनटू लंग्स। और मेन ऑर्गन्स ऑफ गैशियस एक्सचेंज क्या है? लंग्स। लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ मैंने आपको बताया ब्रोंक्यूल्स के सराउंडिंग में, ब्रोंक्यूल इज सराउंडेड बाय एल्वियोलाई जहाँ पे गैस एक्सचेंजेस होती हैं। तो एल्वियोलाई क्या है? साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। डायफ्राम क्या है? हेल्प्स इन ब्रीदिंग मूवमेंट। अभी बताऊंगी कि डायफ्राम का क्या रोल है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स हैं। अब डायफ्राम का क्या काम है? देखो जब हम इनहेल करते हैं ना, इन डायग्राम्स को देखिए, इनहेलेशन को देखिए, यहाँ पे आइए। इनहेलेशन में क्या हो रहा है? जब हमने एयर को इनहेल किया, हमारी बॉडी के अंदर इनहेल किया हमने एयर को, तो क्या होगा? ये जो डायफ्राम है ना, ये इस तरह से फ्लैटेंड हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ताकि हमारी जो लंग्स हैं ये एक्सपैंड हो जाए और इनके अंदर ज्यादा एयर जो है वो फिल हो जाए। तो क्या हुआ? जब हमने इनहेल किया तो ये जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ चला जाएगा। नीचे की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे लंग्स को ज्यादा जगह मिल जाएगी, लंग्स में हवा भरने की, मतलब यहाँ पे जो एयर है वो फिल हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इनहेल कर लिया। अब ये जो डायफ्राम है ये क्या हो गया था? ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही हम जो सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, ठीक है। अब जब हम एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा? ये जो डायफ्राम है फिर से अपनी पोजीशन पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और फिर से अब ऊपर की तरफ आ जाएगा। इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम नीचे चला जा रहा है ताकि लंग्स को ज्यादा जगह मिल जाए, एयर फिल हो जाए। और जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। हवा एकदम से सांस छोड़ेंगे और ये जो लंग्स हैं प्रेशर से और कार्बन डाइऑक्साइड को पुश करेंगे, मतलब धक्का देंगे, और हमारे नाक के थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इनहेलेशन में क्या हो रहा है? ब्रीदिंग जब हम कर रहे हैं तो ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या हो रहा है? रिब्स जो है मूव्स अप एंड आउट। हमारी जो रिब्स हैं यहाँ पे ये ऊपर हो जाएंगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करेगी, एयर एंटर लंग्स, ये जो है लंग्स में एंटर कर जाएगी। आपको बस इतना याद रखना है। देखो जब भी हम इनहेल कर रहे हैं, इमेजिन करो हमने इनहेल किया तो इनहेल के दौरान जो डायफ्राम है वो क्या हो गया? नीचे चला गया, ताकि हमारी लंग्स में ज्यादा हवा जो है वो भर जाए, लंग्स में एयर जो है फिल हो जाए। जैसे ही हवा हमने फिल कर ली, फिर एल्वियोलाई के थ्रू जो है कार्बन, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ होते हुए हमारी बॉडी में चली गई। अब जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में वापिस चली गई, मतलब एल्वियोलाई के थ्रू ही। देखो ये एल्वियोलाई था ना, यहाँ पे अंगूर के गुच्छे की तरह एल्वियोल आया था, तो ये क्या है? एक प्रॉपर एक साइट है। किस चीज की साइट है? गैस एक्सचेंज की साइट है, जहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमने इनहेल किया है, हमने जो एयर इनहेल की है, इसमें जो ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन क्या करेगी? यहाँ जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है ये चली जाएगी, मतलब एल्वियोलाई में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी। ब्लड कैपिलरी, हमारा जो ब्लड है, देखो हमारा जो ब्लड है ना उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन को क्या है? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में चली जाएगी, और ये जो हमारा ब्लड है, मतलब ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली जाएगी।
ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, और जो ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाएगी हमारे लंग्स में। किसके थ्रू हो रही है ये? एल्वुलाई के थ्रू हो रही है गैस। ये जो एक्सचेंज हो रहा है एल्वुलाई के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में चली गई, हीमोग्लोबिन में चली गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से निकल के कहाँ चली गई? हमारे एल्वुलाई में चली गई, और एल्वुलाई से फिर ब्रोंकियोल में जाएगी, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकस में, एंड देन ट्रैकिया में, और फिर नेजल कैविटी के थ्रू एक्सहेल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने देखो मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि हमने किस तरह से प्रोसेस किया, मतलब पूरा फ्लो चार्ट बताती हूँ, बट पहले एक्सहेलेशन देख लीजिए। एक्सहेलेशन में क्या हुआ, जैसे ही हम ब्रीथ करेंगे, आउट करेंगे, मतलब ब्रीदिंग हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा, एक्सहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं ना, तो रिब्स जो है नीचे की तरफ डाउन हो जाएंगी, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, मूव्स अपवर्ड, इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापिस चली जाएगी एल्वुलाई से ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से नेजल कैविटी में, चेस्ट कैविटी डिक्रीज ये होगी, एयर मीन्स वापस चल जाएगी, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इनहेलेशन एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, इनहेलेशन में डायफ्राम नीचे चला जा रहा है, लंग्स हमारी में हवा भर जा रही है, और वहां पे फिर वो एल्वुलाई में चली जाएगी, एल्वुलाई जो है ऑक्सीजन को भेज देगी, ब्लड में मिक्स कर देगी, मतलब ब्लड उसको ऑक्सीजन को खींच लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देगा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में मिक्स होके कहीं कहाँ चलेगी, ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से फिर ब्रोंकाई और फिर ट्रैकिया के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर चली जाएगी। इनहेलेशन में जो ये हमारा डायफ्राम है ये क्या हो रहा था, नीचे हो जा रहा था, लंग्स हमारी फूल रही थी, और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ पुश करेगा, ऊपर की तरफ मतलब नॉर्मल हो जाएगा, और हमारे जो लंग्स है उसको एकदम से प्रेशर के साथ जो है सिकुड़ जाएंगे, चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, और हवा जो है बाहर निकल जाएगी। अब ये जो हवा हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है, मतलब जो हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं एक्चुअली, ये इनहेल और एक्सहेल हम किस तरह से कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले एयर कहाँ गई, नोज में, फिर वो कहाँ गई, नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से चली गई ट्रैकिया में, ट्रैकिया से चली गई लंग्स में, लंग्स के कौन से पार्ट में, ब्रोंकस में, ब्रोंकस में, फिर ये चली गई ब्रोंक्योल्स में, ब्रोंक्योल्स, और ब्रोंक्योल जो है दे आर सराउंडेड बाय एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, एल्वियोलाई में चली गई। अब एल्वियोलाई जो है यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, काफी सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, और ये जो एयर आई थी कैपिलरीज, ये जो एयर आई थी यहाँ से ऑक्सीजन जो है इस ब्लड कैपिलरीज में कैपिलरी में मिक्स हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप कर जाएगी, ठीक है, ब्लड में चली जाएगी, और ये ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस ये कार्बन डाइऑक्साइड वापिस एल्वियोलाई में आ जाएगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, फिर ब्रोंकस में जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, फिर नेजल कैविटी में जाएगी, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नोज के थ्रू होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सहेल हो जाएगी। तो इस तरह से सारी प्रोसेस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एयर गई, ठीक है, यहाँ पे एयर गई, ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई में जाके ब्लड कैपिलरी के साथ बाइंड अप हो जाएगी, ब्लड कैपिलरी में मतलब हमारा जो ब्लड है उसमें जो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी एंड बॉडी में चली जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में वापस आ जाएगा, और फिर ये प्रोसेस जो है इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है। तो आई होप रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, अभी मैंने आपको बताया कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये क्या है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा था, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, एल्वियोलाई या डायफ्राम में, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था एल्वियोलाई में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर फ्लो इन ह्यूमन, ह्यूमंस के अंदर जो एयर फ्लो का सीक्वेंस है वो क्या है, तो सबसे पहले हवा, एयर जो है नोज के थ्रू कहाँ जाती है, ट्रैकिया में जाएगी, फिर ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल्स में, और फिर एल्वियोलाई में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये तो हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई बिलीव कि आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी तो समझ आया होगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसे ह्यूमन रेस्पायर करते हैं, ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर एंड हाउ प्लांट एक्सचेंज गैसेस। प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो कैसे होती है? लीव्स के थ्रू होती है, स्टेम के थ्रू होती है और रूट्स के थ्रू होती है। लीव्स के थ्रू कहाँ से होगी? स्टोमेटा में, स्टोमेटा के थ्रू होती है। इस तरह से लीफ होता है, लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, अंडर साइड प्रेजेंट होता है बेसिकली, और ये स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेस हैं एक्सचेंज होंगे, ठीक है। उसके अलावा स्टेम में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल्स के थ्रू एक्सचेंज होता है, और रूट्स में रूट हेयर के थ्रू एक्सचेंज होती है, मतलब रेस्पिरेशन होती है और या गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। प्लांट रेस्पायर ऑल द टाइम डे एंड नाइट। प्लांट जो है डे और नाइट, दिन और रात दोनों ही टाइम रेस्पिरेशन करते हैं। अगर क्वेश्चन आज पता है किस तरह से पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के बिना प्लांट्स जीवित रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या फिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस तो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, तो क्या फोटोसिंथेसिस कुछ टाइम तक प्लांट्स ना करे तो क्या प्लांट डाई हो जाए, मर जाएंगे? या फिर रेस्पिरेशन या प्लांट्स में रेस्पिरेशन कुछ देर तक ना हो तो क्या प्लांट्स मर जाएंगे? तो देखो, फोटोसिंथेसिस के बिना तो प्लांट्स फिर भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, खाने को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बट रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन अगर रुक जाएगी, रेस्पिरेशन के बिना प्लांट जो है जीवित नहीं रहेंगे। तो रेस्पिरेशन तो डे और नाइट दोनों ही चलती है, दिन में भी होती है और रात में भी होती है। फोटोसिंथेसिस ओनली डे टाइम में होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ दिन में हो रही है, बट रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों में होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस डे में होगी और रेस्पिरेशन डे एंड नाइट दोनों में होगी, दिन में भी होगी, नाइट में भी होगी। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट सेज प्लांट रेस्पायर ओनली एट नाइट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक छात्र कहता है पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, इनमें से कौन सा सही है? स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्लांट रेस्पायर ओनली ड्यूरिंग डे, प्लांट रेस्पायर बोथ डे एंड नाइट। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, पौधे दिन और रात दोनों समय श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ और ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन हो रही है, एनिमल्स ह्यूमंस में रेस्पिरेशन हो रही है, उसी तरह से कुछ एनिमल्स हैं, कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। और उनमें कौन से पार्ट्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है? तो फिश की अगर बात करें तो फिश में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, इंसेक्ट्स में स्पाइरकल्स के थ्रू होती है, अर्थवर्म जो है स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, फ्रॉग जो है स्किन और लंग्स दोनों के थ्रू रेस्पायर करते हैं। जब वो बाहर होंगे पानी के तो लंग्स से रेस्पायर करेंगे, जब वो वाटर के अंदर होंगे तो स्किन से रेस्पायर करते हैं, क्योंकि फ्रॉग जो है एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन जो प्लांट और लैंड दोनों जगह रह सॉरी जो वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं उनको कहते हैं एम्फीबियन। तो फ्रॉग एम्फीबियन है, जब वो पानी में होगा तो स्किन से सांस लेगा, जब वो बाहर आएगा तो लंग्स के थ्रू सांस लेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, जैसे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, जैसे एस्थमा है। इसका कारण क्या है? एयरवे जो है नैरो हो जाता है, दैट्स व्हाई अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। ब्रोंकाइटिस किस वजह से होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। निमोनिया लंग इन्फेक्शन की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीजेज हैं, ये रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं जो ह्यूमन में होते हैं। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा गया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, प्लांट्स किस तरह से रेस्पायर करते हैं थ्रू स्टेम, रूट्स और लीव्स वो देखा, एंड उसके अलावा कुछ एनिमल्स जो है अदर ऑर्गेनिज्म किस तरह से रेस्पायर करते हैं, एंड सम कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस हमने देखी। अब एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा एक पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है? फिश तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ये सही है। अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करते हैं, ये भी सही है। कॉकरोच ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू रेस्पायर करता है, ये भी सही है। बट फ्रॉग का लिखा है लंग्स ओनली, क्या सिर्फ लंग्स से रेस्पायर करता है? जी नहीं, फ्रॉग लंग्स और स्किन दोनों से रेस्पायर करता है। जब लैंड पे होगा तो लंग्स से रेस्पायर करेगा, वाटर में होगा तो स्किन से रेस्पायर करेगा। तो इनकरेक्टली मैच कौन सा है? डी आपका इनकरेक्टली मैच है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई बिलीव आपको क्लास समझ में आई होगी। कहाँ कहीं पे कोई भी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। उस पर्टिकुलर चीज को मैं फिर से, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड ये तो लाइफ प्रोसेस के हमारे चैप्टर चल रहे हैं ना। प्रीवियस चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी इन डिटेल डिस्कस किया था। आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके बाद फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये फिर लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है ये आपका हो जाएगा कंप्लीट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, जैसी भी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा ये नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।